हेलो एवरीवन, माय सेल्फ श्वेता यादव। वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी लेके चलते। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखी है 12 अनुसूचियां, लेकिन जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? उसमें थी टोटल 8 अनुसूचियां। उसके बाद यहाँ 4 और अनुसूचियां ऐड हो गई एक एक करके। ठीक है, और टोटल हो गई हमारी 12 अनुसूचियां। फाइन, तो अब इन 12 को हम स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहली अनुसूची है वो बताती है भारत के बारे में, भारत के राज्यों के बारे में और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जैसे कि आप कोई बुक खरीदते हैं, ठीक है, तो जो उस बुक का फर्स्ट पेज होता है, तो उस फर्स्ट पेज पे आपको क्या मिलता है? उस फर्स्ट पेज पे कोई चैप्टर नहीं होता है ना, ऐसी कोई चीज नहीं होती। उस फर्स्ट पेज पे होता है कि उस बुक के अंदर, पूरी बुक के अंदर कंटेंट क्या है ना, उस बुक के बारे में लिखा होता है। तो इसी तरह जैसे कि मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में, संविधान का जो पार्ट 1 था, उसमें आपको बताया था कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि संविधान क्या है, वो एक रूल बुक है। तो अगर हम इसे बुक ही लेके चले तो हमारी इस बुक का ये जो पहला पन्ना है, तो ये पहला पन्ना किसके बारे में बात कर रहा है? क्योंकि ये भारत का संविधान है, तो ये पहला पन्ना बात कर रहा है भारत के बारे में, उसके राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ठीक है, इन सबकी जानकारी देती है पहली अनुसूची। तो ये चीज भूलनी नहीं है, इस पन्ने वाले एग्जाम्पल से आपको याद रखना। फिर आ जाता है दूसरी अनुसूची में, आ जाता है वेतन और भत्तों के बारे में। ठीक, वेतन और भत्तों के बारे में। तो वेतन और भत्ते ये किसके हैं? ये ऐसा नहीं है कि आप और उन जैसे लोगों के वेतन और भत्तों की बात हो रही है। ये जो भारत के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ठीक है, उनकी वेतन और भत्तों के बारे में बात हो रही है। जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, जजेस और जो हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसे बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े पदों के वेतन और भत्तों के बारे में बात की जा रही है दूसरी अनुसूची में। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब मैं ये आपको सारी की सारी अनुसूचियां समझा दूंगी, उसके बाद में मैं आपको इन्हें लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, जिसके बाद आप इन अनुसूचियों को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो इनसे डरे ना, अच्छे से समझे, उसके बाद एक हम ट्रिक से याद करेंगे, तो आपको सारी की सारी अनुसूचियां बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। फिर आ जाती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची बात करती है शपथ ग्रहण की। तो शपथ ग्रहण भी किसकी शपथ ग्रहण है? आपकी और हमारी शपथ ग्रहण की बात नहीं है। जिन लोगों के वेतन और भत्तों की बात हो रही थी, ठीक है, जैसे अब उन्हीं लोगों की, प्लस हमारे जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, आपने देखा इलेक्शन होता है, उसके बाद में फिर जब किसी को सीट मिलती है तो क्या होता है? शपथ ग्रहण की बात होती है। तो शपथ ग्रहण से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब किसमें आती है? वो सब आती है हमारी तीसरी अनुसूची में। फिर आ जाते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची बात करती है राज्यसभा की सीटों के बारे में। अब राज्यसभा में, जैसे कि आपको पता है कि राज्यसभा में क्या होता है कि हर प्रदेश से कुछ निश्चित सीटें होती है ना, निश्चित होती है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रदेश का जितना मन करा उसने अपनी उतनी सीटें भेज दी, है ना। हर प्रदेश की कुछ सीटें निश्चित हैं। तो उन सीटों के बारे में जो बात होती है वो किसमें होती है? हमारी चौथी अनुसूची में होती है, राज्यसभा की सीटों के बारे में बात। फिर आ जाते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची बात करती है अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति को हम एससी बोलते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति को हम बोलते हैं एसटी। ठीक है, इनका जैसे एससी का मतलब हुआ शेड्यूल कास्ट, ऐसी एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क है? देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति ये उन लोगों के बारे में, वो लोग जो अनुसूचित जाति हम ही लोगों में से हैं, ठीक है, आप और हम में से, वो उनका और हमारा सेम तरीके का बोलचाल होती है, सेम पहनावा होता है, सेम कल्चर होता है, सब कुछ सेम होता है, हमारे साथ ही, हमारे बीच में ही रहते हैं। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, हम जैसे ही लोग हैं, सब कुछ सेम है। हमारे स्कूल में हमारे साथ में पढ़ते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे साथ में होती हैं, हर जगह, दे आर एवरीवेयर। ठीक है, लेकिन अब जो ये है अनुसूचित जनजाति, यहाँ थोड़ा सा फर्क है। जनजाति का मतलब होता है वो लोग जो ट्राइब्स है ना, यानी कि जनजाति है, जो कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। वो लोग शहरों में नहीं रहते, वो लोग जंगलों में रहते हैं, ना शहरों में रहते हैं ना गांव में रहते हैं, जो जंगल होते हैं वहां रहते हैं। और उनका कल्चर, उनकी बोलचाल, उनका पहनावा, सब कुछ हमसे थोड़ा सा
अलग होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति को कहते हैं एससी और अनुसूचित जनजाति को कहते हैं एसटी, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट। अब इनके में इसमें 5वीं अनुसूची में इनके बारे में क्या बात होती है, जैसे कि देखो क्या कि जो शुरू से जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको काफी दबाया गया है, डराया गया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि उनका उत्थान नहीं हो पाया है। लाइक अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, ठीक है, अगर हम बिल्कुल पीछे लाइक आर्यों के जमाने में चले जाएं, तो हम क्या पढ़े, अगर हम पढ़े अपने इतिहास को उठा के, तो उस समय के अगर इतिहास को देखा जाए तो पता चलता है कि जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं इन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, इन्हें मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनका इन लोगों को अधिकार नहीं था। तो उसकी वजह से क्या है कि इनका विकास नहीं हो पाया, इनका क्रमिक विकास नहीं हो पाया है। तो इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई कि इन लोगों को, मतलब कि देश के जितने भी लोग हैं उनका विकास जो है वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीब गरीब बनता चला जाए और अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर होता जाए। तो इसलिए इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए क्या करा, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, जिनमें से एक हुई रिजर्वेशन की योजना। ठीक है, सो दैट रिजर्वेशन से ये लोग थोड़ा सा ऊपर आ सके। और इसी तरीके की कुछ चीजें एसटी के बारे में भी थी। ठीक, अब आ जाते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची बात करती है जनजातियों का प्रशासन। देखो यहाँ पे क्या है, 5वीं के जैसे ही 5वीं का मान लीजिए एक पार्ट है, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही, हाँ जनजाति के बारे में इसमें बात हो रही है। ठीक है, तो ये जनजातियों का प्रशासन की बात करती है कि जनजातियों में जो प्रशासन होगा वो किस तरीके का होगा। स्पेशली किसकी बात कर रही है, 4 प्रदेशों की बात हो रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको आप शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं AMTM। ए असम, M मेघालय, T त्रिपुरा और M मिजोरम। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, जो बात करती है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन मतलब जो हमारा राष्ट्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमें कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, अब इन कार्य को करने के लिए आपके पास शक्तियां होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो जो शक्तियां हैं जो हमें उन कार्यों को करने के लिए मिलती हैं, और उन कार्यों की जो जिम्मेदारी है उनकी भी उनका भी मतलब यही है। ठीक है, तो उनको 3 जगह डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि शक्तियां बहुत ज्यादा थी, कार्य बहुत ज्यादा थे। अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, इतने सारे लोग और इतने सारे काम सब एक साथ करेंगे बिना किसी हिसाब किताब के, तो क्या होगा, सब में झगड़े हो जाएंगे और सब खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए क्या करा हमारे संविधान जिन्होंने बनाया, ठीक है, उन्होंने क्या करा, इन शक्तियों का विभाजन कर दिया 3 सूचियों। 3 सूचियां बनी जिनमें शक्तियों का विभाजन हुआ। पहली सूची केंद्र सूची। केंद्र सूची में वो सब कार्य आते हैं जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जनगणना। जनगणना जो होती है वो पूरे देश की एक साथ होती है, 10 साल में एक बार, अलग अलग राज्य की नहीं होती। पूरे जो भी कार्य ऐसे हैं जो पूरे देश के एक साथ होता है, जो पूरे देश के लेवल पे करने, वो सब केंद्र सरकार के अंडर में। जो कार्य ऐसे हैं जो हर राज्य का अपने राज्य के लिए जो काम करने का कर्तव्य है, ठीक है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो राज्य के लेवल पे होते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके राज्य सरकार के अंडर में, और जो आते हैं राज्य सूची। तीसरी जो सूची है वो है समवर्ती सूची, जो कि केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों की साझा सूची है। ठीक, अब चलो, जैसे कि मैंने आपको केंद्र सरकार का एक आपको एग्जाम्पल बताया था जनगणना, ऐसी राज्य सरकार तो एग्जाम्पल हो गया पुलिस। जैसे आप देखते हैं जब भी पुलिस का एग्जाम होता है, पुलिस के बारे में नाम सुनते हैं, तो क्या होता है, वो पुलिस जिस प्रदेश की है उसका नाम आ जाता है। जैसे यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो उनका कार्य उन्हीं राज्यों तक सीमित होता है, और वही राज्य इस बारे में देखता है कि कब उनको अपने पुलिस दल में कोई भर्ती चाहिए, एग्जाम है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, वो राज्य का ही काम है, उसमें केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं है। दूसरी आ जाती है आपकी जो समवर्ती सूची है। देखो, इन तीनों सूची में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, उन सब टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसलिए मैंने आपको तीनों का एक एक टॉपिक बता दिया। जैसे केंद्र का हो गया हमारा जनगणना, राज्य का हो गया
पुलिस से रिलेटेड, प्रशासन से, ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा जैसे कि विवाह, जो समवर्ती सूची है उसका एक एग्जाम्पल हो गया जैसे विवाह पंजीकरण। तो ये सब जो विवाह पंजीकरण का जो कार्य आता है वो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, जो है मानक भाषाएं, ठीक। अब देखो जो मानक भाषाएं हैं, जब हमारा मूल संविधान बनके तैयार हुआ था तब उसमें कितनी मानक भाषाएं थी? उसमें थी 14 मानक भाषाएं। फिर उसमें कुछ संविधान संशोधन हुए, एक भाषा और जुड़ी, फिर 3 भाषाएं जुड़ी, फिर 4 भाषाएं और जुड़ी, धीरे धीरे चेंज होते होते, और अब आज की डेट में टोटल कितनी भाषाएं संविधान में जो मानक भाषाएं हैं वो है 22 भाषा। अब देखो ये भाषाएं कौन सी है? जो एक भाषा जुड़ी वो है आपकी सिंधी भाषा। जो आपकी 3 भाषाएं जुड़ी वो है आपकी, एक है आपकी कोंकणी, दूसरी मणिपुर और तीसरी है आपकी नेपाली। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हैं, देखो कोंकणी और मणिपुर दोनों में अणे आ रहे हैं, ठीक है। नेपाली जो है वो विदेशी भाषा हो गई। फिर आ गई आपकी चौथी, मतलब जो एक और जो संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषाएं हैं। इनमें कौन सी है? इनमें 4 भाषाएं कौन सी है? देखो यहाँ पे याद करने के लिए आपको मिल जाएगा ऑप्शन। जैसे एक हो गई आपकी मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं। अब इनमें से आप देखो कि 2 भाषा में था आ रहा है, मैथिली और संथाली। फिर आ जाता है आपका तीसरी भाषा हो गई आपकी बोडो और चौथी हो गई डोगरी। तो बोडो, दो पे जो भाषा खत्म हुई तो चौथी वहीं से डो से शुरू हो गई, डोगरी, ठीक है। तो अब टोटल कितनी भाषाएं हो गई आपकी? 22 भाषाएं हो गई, ठीक। मैं इधर जाती हूँ जिससे आपको सब कुछ आराम से दिख जाए, ठीक है। तो अब हमारी टोटल 22 भाषाएं हो गई। और चीज आप एक याद रखिए कि इन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश जैसे हमारे राज्य में इतनी इम्पोर्टेंट, हमारे राष्ट्र में इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन वो हमारी मानक भाषाओं में नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नवी जो हमारी अनुसूची है वो है भूमि सुधार की अनुसूची। जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था वो यही हुआ था। उसमें पहले संविधान संशोधन में ये दूसरी नवी अनुसूची जोड़ दी गई, भूमि सुधार। भूमि सुधार देखो, जब देश आजाद हुआ जी, उस समय मतलब जो प्रथाएं, रीति रिवाज जो चलते आ रहा था, जो सिस्टम चलता आ रहा था, उसमें क्या था, भूमि को लेके बहुत सारी कुछ ऐसे नियम बने हुए थे, कुछ ऐसे रिवाज बने हुए थे जिनका आम लोग भी और सरकार भी उनका मिसयूज कर सकती थी, जिससे आम जनता को परेशानी हो, ठीक है। तो हमारे संविधान कर्ताओं ने सोचा कि यहाँ कुछ सुधार संशोधन करने की जरूरत है, तो उन्होंने क्या करा, एक और अनुसूची यहाँ पे जोड़ दी, भूमि सुधार अनुसूची। फिर हमारी 10वीं अनुसूची आती है जो कि है दल बदल। दल बदल मतलब जैसे कि चुनाव हुए, ठीक है, आपने चुनाव किया, आप जीत गए। अब जीतने के बाद में आप सोचते हो कि नहीं, मैं तो अब इस दल में नहीं रहूंगा, मैं किसी दूसरे दल में चला जाऊंगा, ठीक। तो इस तरीके के काम पहले हो जाते थे, तो ये ना हो इसलिए ये 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई कि अगर अब इस अनुसूची को जोड़ने के बाद क्या नियम बन गया कि आप अगर ऐसा करते हैं कि आपने चुनाव लड़ा किसी और दल के नाम से, ठीक है, अब जीत गए और आप कह रहे हैं कि अब जीतने के बाद जब आपको सत्ता मिल गई, आप कह रहे हैं कि मैं तो अपना दल बदल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आपने ऐसा करा तो आपके जो जीत है ना वो निरस्त हो जाएगी, आप जीते पे माने नहीं जाएंगे। आप यानी कि अगर आपको अपना दल बदलना है तो आप चुनावों से पहले ही ये कार्य करें, चुनावों के बाद रिजल्ट निकलने के बाद में आप किसी भी तरीके का कोई भी अपना दल नहीं बदल सकते। फिर आ गया आपका पंचायती राज, 11वां आ गया आपका पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज मतलब जो पंचायत को जो भी अधिकार प्राप्त हुए हैं, पंचायत का जो आज जो एक स्थान है गाँव में, ठीक है, वो सब क्या है, वो सारे अधिकारों की बात करते हैं, वो सब कार्यों के अधिकारों की बात करती है हमारी 11वीं अनुसूची। फिर 12वीं हो गई आपकी नगर निगम। शहर में आपने देखा होगा, शहरों में हर जगह क्या है, एक नगर निगम का ऑफिस होता है, तो उस नगर निगम के कार्य, उसके अधिकार, ये सब की बातें कहा जाती है, सारे कार्य आ जाते हैं हमारी 12वीं अनुसूची में जो नगर निगम है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये सारी की सारी अनुसूचियां आसानी से याद होंगी। तो अब हम उस ट्रिक पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो ट्रिक में क्या है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन क्या होता है कि आपको जो ऐसा, जैसा मैंने सोचा, मतलब मैंने ये सोच के वो ट्रिक बनाई कि हम क्या, जब कुछ पढ़ने बैठते हैं तो हमें आसानी से चीजें याद नहीं होती है, लेकिन हम जब कोई मूवी देख कर आते हैं तो हमें क्या रहता है कि एक एक चीज हमें याद होती है। लाइक
उनके इमोशंस तक हमें याद रहते हैं, डायलॉग्स, एवरीथिंग, पूरी स्टोरी याद रहती है, डायलॉग्स याद रहते हैं, इमोशंस याद रहते हैं, वो कैसे उठा, कैसे बैठा, सब याद रहता है ना। क्योंकि एक तो पहला उसका मतलब ये हुआ कि आपने बड़े इंटरेस्ट से वो चीज़ पढ़ी और आपको ये नहीं था कि हाँ आपको ये याद रखना है ना, कोई प्रेशर नहीं था सर पे। दूसरा क्या था कि जिस चीज़ को हम देखते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ हमारे माइंड में ज़्यादा देर के लिए स्टोर हो जाती है। तो चलो अब ये जो सारी की सारी ये है ना अनुसूची, ये मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाऊंगी, मूवी तो नहीं बट हाँ स्टोरी की तरह। तो अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो देखो एक लड़के की बात करें जिस लड़के का नाम है राज, ठीक है। याद कैसे रहेगा कि आपकी जो बहुत सारी मूवीज और में आपके हीरोज का जो नाम होता है ज्यादातर राज होता है, ठीक है। शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, बहुत सारे हीरोज हैं जिनका नाम राज रहा है। दूसरा, राज लेने का मतलब एक ये भी है कि हम बात कर रहे हैं अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की, ठीक है। तो राज को आप राष्ट्र से, भारत से, इन सब चीजों से आप जोड़ सकते हैं। तो उस लड़के के बारे में बात करते हैं। राज को एक राज्य में नौकरी मिली, ठीक है। राज को भारत के एक राज्य में नौकरी मिली। फिर उसने सबसे पहले वेतन और भत्ते की बात करी। नौकरी मिली तो अब जब नौकरी है तो नौकरी, आपको भी नौकरी मिलेगी, आपको भी कहेगा कि भाई यहाँ पे एक नौकरी है, तुम जाके करो, तो आप क्या करोगे? पहले सैलरी पूछोगे ना कि मेरी सैलरी क्या होगी, तभी तो करोगे, ठीक है। तो उसने जब उसको नौकरी मिली तो उसके बाद उसने वेतन भत्ते की बात करी और उसके बाद ही उसने शपथ ग्रहण करी। शपथ ग्रहण करने के बाद क्या हुआ कि राज को राज्यसभा में सीट भी मिल गई। देखो उसका लक कितना अच्छा था कि शपथ ग्रहण करने के बाद उसे राज्यसभा में सीट मिल गई। सीट मिल गई, उसके बाद में अब उसको काम दिया गया। तो उसको जो काम दिया गया वो दिया गया अनुसूचित जाति और जनजातियों का, उसको काम दिया गया। लाइक अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन वगैरह को लेके उसका काम मिला उसको, राज को। और जनजातियों के जो प्रदेश उसे मिले, जो राज्य मिले, वो 4 राज्य राज के अंडर आ गए। 4 राज्य राज के अंडर आए। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसे हमने AMTM से याद, ठीक है। अब उसको इतना सारा काम मिल गया तो उसने क्या करा कि काम ज्यादा है, 4 राज्यों का काम देखना है, तो क्या करा, उसने अपने कार्यों की सूची बना ली। तो कितनी सूची बनाई उसने? 3 सूचियां बना ली उसने अपने कार्यों को करने के लिए। अब वो ऑफिस गया तो उसने देखा कि उसके ऑफिस में 8 लोग हैं, 8वीं अनुसूची है ना, तो उसने देखा उसके ऑफिस में 8 लोग हैं, लेकिन उन 8 लोगों को कितनी भाषाएं आती हैं? उन 8 लोगों को 14 भाषाएं आती हैं। और उसके बाद राज की भाषाएं मिला के उन 8 लोगों को पहले से ही 14 भाषाएं आती थी। राज की भाषाएं मिला के कितनी, उस ऑफिस के लोगों को कितनी भाषाएं आ गई? 22 भाषाएं आ गई, ठीक है। चलो अब काम अच्छे से होने लगा। फिर उन लोगों ने, 8 लोग थे पहले, राज आ गया तो कितने हो गए? 9 लोग हो गए उसके ऑफिस में। अब उन 9 लोगों ने, जो उनको घर वर मिलते ना सरकार की तरफ से, तो उनकी जो जमीनें थी, जो आपके घर के आगे बाहर जमीन होती है, वो जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ थी, भूमि बहुत उबड़ खाबड़। तो उन्होंने क्या करा, नौकरी वोकरी मिल गई, काम सब सही से चलने लगा, तो फिर उन्होंने अपनी भूमि का थोड़ा सुधार किया, अपनी भूमि सुधार, उन 9 लोगों ने अपनी भूमि का सुधार किया। उसके बाद क्या हुआ, देखो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। उनके ऑफिस में 10वां बंदा आ गया। जब 10वां बंदा आ गया तो लोगों में क्या हो गया, लड़ाई झगड़े होने लगे और दल बदल लिए सबने अपने। उस 10वें बंदे के आने के बाद राज के ऑफिस में सबने अपने अपने दल बदल लिए, ठीक है। और इतने ज्यादा झगड़े हो गए कि अब उनका जो झगड़ा है वो पंचायत तक पहुंच गया। अब उन 10 लोगों का झगड़ा पंचायत तक पहुंच गया। और पंचायत में जब ये डिस्कशन हुआ, उसके बाद 12 नगरों के लोग और आए उनके ऑफिस में। कितने? 12 नगरों के लोग और आए उनके झगड़ों को सुलटाने के लिए। पंचायत से सुलटानी, सरकार ने 12 नगरों के लोगों को उनके ऑफिस में भेजा कि भाई जाओ उनका झगड़ा सुलटाओ। उसके बाद में क्या हुआ, उनके ऑफिस का वो झगड़ा सुलटा और सब लोग खुशी खुशी अपना काम कर। आई होप कि इस स्टोरी से आपको ये जो अनुसूचियां हैं वो जल्दी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया है। दूसरा, आप इसे अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पर डिस्कशन करें। उन्हें कहें कि वो हमारे चैनल पर एक बार विजिट करें, मे भी उन्हें हमारे चैनल पर उनके लिए कुछ फ्रूटफुल मिल जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।